के बीच शांति बहाली को लेकर सहमति बन चुकी है। फिलहाल 60 दिन के युद्ध विराम का ऐलान हुआ है और 19 जून को डील पर साइन होने हैं। एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में क्या मुद्दे हैं और अगले 2 महीने तक क्या क्या होना है, समझिए इस रिपोर्ट में। हाँ। 107 दिन तक चली तकरार के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वाला करार। पश्चिम एशिया में जंग पर ब्रेक लगाने के लिए बनी सहमति। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर बमबारी रोकने का दावा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने को लेकर भी बना प्लान। चालीस दिन तक भीषण बमबारी, मिसाइल अटैक और ड्रोन की बौछार ने पूरे पश्चिम एशिया में कहर बरपाया। 8 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान होने के बाद अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच कई बार बारूदी संग्राम छिड़ा। शांति बहाली को लेकर 2 महीने से ज्यादा का वक्त मत्थापच्ची में गुजरा। कई मुद्दों पर मामला अटका रह गया, मगर अब अमेरिका और ईरान आगे की बातचीत के लिए सहमत हैं। दोनों देशों ने 60 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिस पर सहमति हुई है। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो शुक्रवार यानी 19 जून को स्विट्जरलैंड में समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर भी हो सकते हैं। बहरहाल युद्ध रोकने और हॉर्मुज जैसे मुद्दों पर सहमति बनी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के बाद बात होने की उम्मीद है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ईरानी सरकार की ओर से समझौते की पुष्टि कर दी गई है और ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ डील अब पूरी हो चुकी है। दुनिया के जहाज अपने इंजन चालू करें, मैं हॉर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को हटाने की अनुमति देता। हालांकि ये भी साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह तभी खुलेगा जब 19 जून को समझौते पर दस्तखत हो जाएं। डील पर जब तक औपचारिक सिग्नेचर्स नहीं हो जाते तब तक कुछ भी कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी, क्योंकि अमेरिका और ईरान की ओर से अपने अपने दावे जारी हैं। वॉशिंगटन हो या तेहरान, दोनों इसे अपनी सैन्य ताकत की जीत बता रहे हैं। अमेरिका ने अगले 60 दिनों में भी मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन ओपन रखने का दावा कर ये साफ कर दिया है कि अभी भी पूरी तरह से शांति बहाली की कोई गारंटी नहीं है। डील साइन होने से पहले अमेरिका अपना पलड़ा भारी बता रहा है। ईरान ने भी ऐसा ही कहा है। ईरान की जॉइंट मिलिट्री कमांड ने दावा किया है कि ईरान के लोगों ने सुप्रीम लीडर के नेतृत्व में ये दिखा दिया है कि अमेरिका के पास हार मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं। अभी ये कहना इमीडिएटली दो से पॉजिटिव साइन विच है स्टार्टेड के दोनों ने 14 सूत्रीय उसके ऊपर उन्होंने साइन करने का बातचीत हुई है। हमें पहली बात तो फ्राइडे तक 19 जून तक हमें इंतजार करना चाहिए। ट्रंप साहब बहुत सी चीजों से एकदम पलटवार हो जाते हैं, जो कि वर्ल्ड लीडर के ऊपर एक बहुत बड़ा एक वो शंका जो है वो दिखाता है। हमें अभी ये देखना है कि क्या ईरान की जो शर्तें हैं जो उसने उनको दी हैं, क्या अमेरिका उन शर्तों को के ऊपर पूरा सहमति अगले 4-5 दिन के अंदर भी करता है। कौन जीता कौन हारा, इसे लेकर अभी लंबी बहस चलती रहेगी, लेकिन ईरान ने अपने कड़े तेवर जारी रखे हैं। डील पर ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर गरीबाबादी ने कहा है कि तेहरान आगे की बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले अमेरिका अपने वादे पूरे करे।
ईरान ने साफ किया कि अगले 60 दिनों में सभी प्रतिबंधों और सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को खत्म करने पर चर्चा होगी। परमाणु मुद्दे से जुड़े सभी पहलुओं पर बात होगी। इसके अलावा ईरान के पुनः निर्माण के लिए अंतिम प्रक्रिया तय करने का काम भी किया जाएगा। दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं की निगरानी के लिए मैकेनिज्म तय किया जाएगा। ये समझौता ज्ञापन हमारे दुश्मनों के प्रति पूर्ण अविश्वास के समय तैयार किया गया था। हमें दुश्मन पर कोई भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा हमारी सैन्य ताकत पर है, साथ ही हमारी कूटनीति की ताकत और हमारे अपने लोगों के समर्थन और उनकी एकजुटता पर भी है। लिहाजा इस समझौता ज्ञापन को लागू करना बहुत अहम है। वास्तव में हमारे पास इस ज्ञापन के तहत अमेरिका के दायित्वों की निगरानी के लिए एक खास व्यवस्था है। इसके अलावा दूसरे चरण में जो अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों के भीतर बातचीत शुरू करेगा। अगर ऐसा अंतिम समझौता हो भी जाता है तो भी इसके प्रावधानों को लागू करना हमारे लिए स्वाभाविक रूप से एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। डील को लेकर सहमति भले ही बन गई हो, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे हैं जिन्हें लेकर उलझन कायम है। फिलहाल इंतजार 19 जून का है, जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर सिग्नेचर्स होंगे। उसके बाद अगले 60 दिनों में बातचीत कैसे बढ़ेगी, ये भी देखना बेहद अहम रहेगा, क्योंकि असल मुद्दा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और एनरिच्ड यूरेनियम का है, जिस पर फैसला अगले ही चरण में होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या वाकई अब जो तनाव है वो खत्म हो चुका है? ये सवाल हर किसी के जहन में है और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे आज। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। देश के जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ देश के जाने माने पूर्व राजनयिक सुरेश गोयल जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ अमेरिका से जुड़ रही हैं डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया, और ईरान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान आकिफ जैदी साहब। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, ये जो इजराइल की तरफ से एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, हम लेबनान से नहीं हटेंगे, गाजा पर हमारा जो स्टैंड है वो कायम रहेगा, हम अमेरिका के अधीन नहीं हैं, हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, क्या वाकई आपको लगता है कि इजराइल एक बड़ी बाधा हो सकती है इस समझौते में? देखिए, जिस तरह से बातें आ रही हैं, खास करके उन्होंने कहा है कि इजराइल के के कोई भी सहमति के बिना ये जो आपने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की 14 सूत्रीय बात कही है, जो कि ऑफिशियली नहीं आई है, मगर हाँ पाकिस्तान और ख़ास करके कुवैत से कतर से आई है, छन छन के बातें आ रही हैं। बट बैन जो गिवीर हैं वो वहाँ के सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि हमें नामंजूर है। एब्सोल्युटली एक प्रतिक्रिया आई है। इसमें बीबी जो ये है नेतन्याहू साहब, उसकी प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, पर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए फलक्रम तो है लेबनान के अंदर में जो परिस्थितियाँ हैं, मगर मेरे ख्याल से नेतन्याहू का भी आ चुका है कि उनको मंजूर नहीं है। मगर देखिए, जिस तरह से 20 साल से लगे हुए थे अपने टर्म के अंदर में कि किसी तरह अमेरिका मान जाए और उन चीज़ों को करे, जिस तरह से चीज़ें हुई। जून लास्ट ईयर आपने देखा मिडनाइट हैमर अमेरिका ज्वाइन कर लिया था, और इस साल 28 फरवरी को मेरे ख्याल से वो एक उन्होंने कहीं ना कहीं विश्वास दिलाया था डोनाल्ड ट्रंप साहब को कि हमारी जीत होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। देखिए, एक मिलिट्रली 3 लेवल पे चीज़ें होती हैं, टैक्टिकल, ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक लेवल पे। टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल लेवल पे तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा रिवर्स हुआ है अमेरिका को। स्ट्रैटेजिकली कहीं ना लूज कर जाएं। स्ट्रैटेजिकली लूज का मतलब ये है 18 बेसेस हैं, कहीं उनको छोड़ना पड़े पूरी की पूरी खाड़ी देश। इसलिए मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बड़े सोच विचार करके इसमें भले उनके ऊपर में आंचें आएंगी, और ये केवल नवंबर का नहीं है कि नवंबर में खास करके जो इलेक्शन है, मिड टर्म इलेक्शन, उसके लिए उन्होंने पलटी मारी है। पलटी ये मारी है कि ग्राउंड रियलिटी यही बताता है, इसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो ईरान का है, डॉक्टर बोरिया आपकी बात से सहमत ना हो, ज्योग्राफी उनके साथ में है, हार्मोज उनके साथ। ठीक है, मैं आऊंगा डॉक्टर बोरिया आपके पास भी, लेकिन सुरेश गोयल सर, अब तक जो हम समझ रहे थे वो ये कि इजराइल ही वो बड़ी वजह थी जिसके चलते, और अब जैसा सिन्हा सर ने अभी बताया अपने अनुभव के आधार पर, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि अमेरिका ने पल्ला झाड़ लिया है इजराइल से, अपनी जमीनी हकीकत को समझते हुए सही फैसला लिया है अपने हिसाब से? देखिए, ये बात सही है कि 28 फरवरी को जब अटैक हुआ तो उसमें काफी बड़ा हाथ एक तरह से इजराइल का जो
अपना असेसमेंट था उसका उसका असर रहा है। इजराइल का और कुछ खाड़ी के देशों का भी जी। असर रहा है ये। लेकिन अब ये कहना कि अगर वो इजराइल से पल्ला झाड़ रहे हैं, पहली बात तो इजराइल से पल्ला झाड़ना नामुमकिन है। ठीक है। इजराइल का असर यूएसए के ऊपर इतना है कि अगर इजराइल का असर होता है, ट्रम्प माने या नहीं माने, उसको नाराज नहीं कर पाएंगे वो, जी। या उससे अलग नहीं हो पाएंगी। तो पल्ला झाड़ना नामुमकिन है। इसके साथ ही ये हो सकता है कि जिस तरह से अभी हमने देखा लेबनान में हुआ, कि हालांकि लेबनान में सीज फायर हुआ लेकिन इजराइल सीज फायर वायलेट करता रहा, तो उसको एक कलाई पे छोटी सी एक चपाते चपत मार दी गई, जी। ए क्या कर रहा है तू, ऐसा मत कर। फिर करता रहा, कोई असर नहीं पड़ा, और करने के लिए और कोई उपाय नहीं था। यूएसए इजराइल के ऊपर हमला तो नहीं करेगा बिल्कुल मिलिटरीली। ठीक बात है। तो ये पॉसिबल है कि एग्रीमेंट हो, इजराइल का अपना कैलकुलेशन हो, और इजराइल फिर भी वही करता रहे जो उसका अपना अपना कैलकुलेशन है। आप कल की ही बात कर लीजिए। जी। कल को जब एग्रीमेंट के बारे में बातचीत हो रही थी कि हाँ डील पहुंच चुकी है, इजराइल ने जाकर के लेबनान पर हमला कर दिया, बेरूत में हमला हुआ। तो ठीक ट्रंप बात को है। बोलना पड़ा उनको। बिल्कुल। तो ये, जी मैं चुप हो जाऊं अब? नहीं नहीं, आप बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए प्लीज। जी जी। हाँ, तो इजराइल का काफी बड़ा हाथ है रहेगा, और एग्रीमेंट की सक्सेस विल बी डिपेंडेंट ऑन कि इजराइल इसमें कितना साथ देता है नहीं देता है। ठीक है। जहां तक मेरा अपना असेसमेंट है कि एग्रीमेंट हो जाए, साइन हो जाएगा, फ्राइडे को हो या नहीं हो, थोड़ा देर लगे, जो भी है जी। ये मैं नहीं कह सकता हूँ। एग्रीमेंट साइन होने के बाद में एग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेज ऐसी हैं जिसका इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है सर, मैं वो क्लॉजेस जो भी आपसे समझूंगा। मैं लौटूंगा आपके पास। जो दो बाकी पैनलिस्ट हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ईरान और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जैदी साहब, जो बात हमारे दोनों पैनलिस्ट ने कहा कि देखिए साहब, ये जरूरी नहीं है कि इजराइल अमेरिका की बात माने, अपने अपने तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है। लेकिन एक लाइन की बात यह कि अगर इजराइल नहीं मानता है इस समझौते को, तो क्या वाकई इस समझौते की कोई सिग्निफिकेंस रहेगी ईरान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस समझौते की, और जैसे आपने सही कहा, ये अभी साइन हुआ नहीं है। आपके इंट्रोडक्शन को मैं गौर से सुन रहा था। अभी तो फ्राइडे तक अभी कई दिन बाकी हैं साइन होने की डेट, और उसके बाद इस पर अमल होगा या नहीं होगा, वो सब सवाल और प्रश्न दुनिया के सामने अभी है। लेकिन इस वक्त भी जो जिस हद तक खबर आई है, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है कि इसराइल और अमेरिका अपने वादे को पूरा करेंगे या नहीं, क्योंकि उनका ये तरीका रहा है। दुनिया ने देखा खास तौर पर पिछले एक साल में किस तरह वो वादा खिलाफी करते हैं। लेकिन एक चीज स्पष्ट हो गई है, और वो ये है कि इस एग्रीमेंट की खबर आने से ही दुनिया में वर्ल्ड स्टेज पर एक नए किस्म का सुपर पावर उभर के आ गया है, और वो है ईरान। मैं नए किस्म का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक जो भी सुपर पावर रहा है उसके पास पावर तो रहा है लेकिन नैतिकता नहीं रही है। लेकिन क्योंकि इस जंग में नैतिकता से मुकाबला किया ईरान ने, यहाँ बच्चियों को मारा गया, उसने पलट के एक भी बच्ची को टारगेट नहीं किया। 850 स्कूल्स ईरान में डिस्ट्रॉय किए गए, किसी एक स्कूल पर भी हमला नहीं किया। 10-15 साल से कम ईरान परमाणु हथियार बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसने नैतिक उसूलों की वजह से नहीं बनाया है। तो एक नए किस्म का सुपर पावर उभर के आ रहा है, और ये दुनिया के भविष्य के लिए एक बहुत ठीक है महत्वपूर्ण जैदी साहब, नया आप ईरान डेवलपमेंट से है। हमारे साथ और जुड़े ये हुए हैं, चीज आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरीके का एक नैरेटिव सेट करें सर। लेकिन जो आपके आलोचक होंगे, जो आपके विरोधी होंगे, वो कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा है जैसा आप बता रहे हैं? आपके जो सुप्रीम लीडर हैं उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, आपके जो टॉप कमांडर्स हैं उनकी शहादत हुई ईरान में अमेरिका के इस अटैक के चलते, आपको आर्थिक तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस पूरी ब्लॉकेड से। और जब आप नैतिकता की बात करते हैं तो फिर गाज़ा में हमास ने जो कुछ किया इजराइल में पर्यटकों पर, फिर वहां पर एक नई बहस छिड़ जाती है कि क्या वाकई ईरान शांति के मुद्दे पर नैतिकता की दुहाई दे सकता है? जैदी साहब जी, सबसे पहले तो देखिए, आलोचक तो बहुत कुछ कहेंगे, अमेरिका इसराइल से लिंक होने के नतीजे में बहुत कुछ कहना पड़ता है। मैं ईरान से जुड़ रहा हूँ लेकिन मैं भारतीय हूँ, जी। और मैं इसलिए क्योंकि मैं ईरान में रह रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। भारत में और दुनिया भर में बहुत सारे लोग यही बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। जी। मैं रॉबर्ट केगन का आपको हवाला दे दूं। रॉबर्ट केगन एक न्यू कंजर्वेटिव हैं अमेरिका के, जो इराक के युद्ध के फेवर में थे, और बहुत सारे युद्ध को उन्होंने सपोर्ट किया है, जो बहुत सारे गैर कानूनी युद्ध अमेरिका ने किए हैं।
उनको आप देख लें, प्रोफेसर जॉन मर्शाइमर को देख लें, बहुत सारे अमेरिकन हैं जो इसी बात को कह रहे हैं कि एक नया किस्म का रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार किस्म का नैतिकता पर अमल करता हुआ अमल करती हुई एक नई ताकत उभर के आई है कि ये दुनिया के मुस्तकबिल के लिए बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। खुद हमारे इंडिया के लिए भी बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि हम जिस देश की दादागिरी को बर्दाश्त करते आ रहे हैं, कभी टैरिफ की धमकी है, कभी हमारे जहाज़ों पर हमला हो जाता है, ये जो दादागिरी अमेरिका की हमको बर्दाश्त करनी पड़ रही है, हमारे लिए भी जो है सुकून और चैन जैदी साहब, इस रास्ते भारतीय पे मूल फराहम की हो रहा है। ही डॉक्टर पूर्णिमा वोरिया अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रही हैं, थोड़ा अमेरिका के पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए भी। डॉक्टर वोरिया, जो बात जैदी साहब क्लेम कर रहे हैं, आप सहमत हैं क्या इस बात से कि इस 107 दिन 8 दिन की जो जंग और तनातनी रही, इसने ईरान को एक नई पावर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने पेश किया, और अगर ऐसा है तो इसका जिम्मा तो डोनाल्ड ट्रंप को ही जाता है? नमस्कार, थैंक्स फॉर हैविंग मी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखिए, हर देश इस समय जियोपॉलिटिकली अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान भी सुपर पावर बन गया अब। अमेरिका तो अपने आप को मानता ही है, और अगर ईरान भी कहता है मैं भी सुपर पावर हूँ, तो एवरीबडी इज अ जनरल विदाउट एन आर्मी, इट सीम्स लाइक। तो मैं इस बात से रेस्पेक्टफुली सहमत नहीं हूँ इनसे, लेकिन जो भी हो रहा है वो एक बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यही कहा कि वो स्वागत करते हैं, और मैं भी स्वागत करती हूँ अमेरिका से इस नए डेवलपमेंट के लिए। स्विट्जरलैंड में क्या होता है उसका हमें इंतजार करना चाहिए, समय जरूर लगेगा, लेकिन आई एम वेरी पॉजिटिव। लेकिन डॉक्टर बोरिया, इजराइल सिरे से खारिज कर रहा है इस समझौते को। जो अमेरिका में ही डेमोक्रेट सांसद हैं क्रिस मर्फी, सिर्फ क्रिस मर्फी नहीं, कुछ और सांसद हैं जिनकी प्रतिक्रिया आई है कि ये तो ईरान के सामने सरेंडर करने जैसा है। और जो शर्तें हैं जिन पर समझौता हुआ है, उसमें एक तो ये भी है कि जो 47 साल पहले ईरान की संपत्ति को फ्रीज किया गया था, उसको अब अनफ्रीज किया जाएगा। मतलब जो किसी भी राष्ट्रपति ने पिछले 50 साल से नहीं किया अमेरिका में, वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने को मजबूर होंगे। अब इसका तो जब हम देखेंगे कि वो अनफ्रीज होता है तभी हम उसको मानेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उनकी स्ट्रैटेजी है उस पे वर्क कर रहे हैं, और हर चीज़ सामने बताई नहीं जाती है, तो इसलिए मैं उस पे प्रतिक्रिया नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो भी लोग इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं ऐसे सोचती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा कदम है जो डोनाल्ड ट्रंप इतने सुलझ गए हैं इस समय टेम्पररीली। अगर ये साइन होता है, फिर जंग जो होगी असली न्यूक्लियर के लिए होगी। नेक्स्ट 60 डेज में क्या होता है नोबडी नोज, और उसके कारण फिर से जंग सुरेश गोयल सर, जो बात डॉक्टर बोरिया कह रही हैं, सर आपको तो लंबा अनुभव है एक राजनीतिक के तौर पर, आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा, ये जो तनातनी और जंग रही जो पूरी दुनिया ने देखी और सफर भी किया पूरी दुनिया ने, आपके हिसाब से अमेरिका ने इसमें हासिल ज्यादा किया है या गंवाया ज्यादा है? सर आपको शायद अनम्यूट करना होगा गोयल सर। मैं ये कहूंगा कि इस युद्ध में किसी ने पाया कुछ नहीं, गंवाई ही है। यूएसए ने भी, ईरान ने भी, बाकी देशों ने भी, क्योंकि उनकी जो सप्लाई रेजिलियंस चेन्स है वो डिस्टर्ब हुई हैं, पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं, उनकी इकोनॉमी पर असर हुआ है। तो इस युद्ध में किसी ने कुछ नहीं पाया है। एक बात जरूर हुई है जी कि युद्ध से पहले ईरान की एक जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थी वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में, उसके बारे में अटकलें लगती थी, असेसमेंट होता था। लेकिन अब ये जाहिर हो गया है कि कोई भी मुल्क ईरान को हल्के में नहीं ले सकता है, और वो खाली इसलिए नहीं कि मिलिट्री पावर की वजह से, बल्कि इसलिए कि जो ईरान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन है जी, और जो उसकी सिचुएशन है, जो उसका प्रॉक्सीज है, जो इसका स्प्रेड है, इन्फ्लुएंस है, उसकी वजह से ईरान में काफी क्षमता है कि वो किसी भी अपोजिंग पावर को रोक करके रखे
या उसको डैमेज कर सकती है। ठीक है सर, तो कुछ ईरान को हल्के पॉइंट में नहीं ले हैं सकते। सर, मैं कुछ पॉइंट्स हैं वो आपसे समझना चाहूंगा अपने अनुभव के आधार पर। ईरान ने क्या गंवाया? जी। ये कहा जा रहा है कि साहब दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपनी साख है उसको ज्यादा कमजोर कर दिया। अरब देशों में अमेरिका का असर कम हुआ, उनको लगने लगा कि भाई इसके चक्कर में रहेंगे तो ये हमें भी मरवा देगा। नाटो के जो तमाम देश थे वो कोई भी साथ नहीं आया अमेरिका के खुलकर। वहीं रूस और चीन ईरान के साथ इनडायरेक्टली ही सही लेकिन खड़े नजर आए। और अगर समझौता आगे बढ़ता है तो हॉर्मुज पर तो ईरान का कब्जा अभी भी बरकरार रहेगा। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 47 साल पुरानी अपनी फ्रीज्ड एसेट्स को ईरान अनफ्रीज कराने में सफल हो गया। जी देखिए, जब मैंने कहा कि खोया ही है, ईरान ने भी, साफ वजह है कि इस युद्ध में ईरान का इकोनॉमिकली और इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज लॉस हुआ है, लॉस काफी ज्यादा हुआ है जी। उनके जो है ड्रोन्स हैं, ड्रोन से वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन मिसाइल बेसिस हैं, जो इस तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं, उस पर काफी नुकसान पहुंचा है। तो नुकसान हुआ है। इतना जरूर है कि मैंने कहा जैसे कि ईरान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशनिंग है उसके बारे में लोग जानते हैं, बाकी देश जानते हैं कि ईरान को इग्नोर करना या ईरान के को छोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये अब इस जंग से ये साफ हो गया पूरी दुनिया में। सिन्हा सर, इजराइल के पर्सपेक्टिव से भी मैं समझना चाहूंगा, ये जो इजराइल लगातार कह रहा है कि साहब हमारे लिए समझौते का मतलब नहीं है, हम तो गाजा में भी डटे रहेंगे, हम लेबनान में भी डटे रहेंगे, ये क्या नेतन्याहू की पॉलिटिकल कंपल्शन है? एक और दूसरी बात ये कि क्या ये जरूरी है इजराइल के वजूद के लिए भी इस तरीके के बयान देना? सिन्हा सर। देखिए, इस प्रोस्पेक्टिव को यदि समझना है तो हम 7 अक्टूबर 2023 में जाना होगा। इसराइल ने कोई ऐसा नहीं कि जंग शुरू किया है, जंग तो ईरान ने ही शुरू किया था ना बाई प्रॉक्सी। जब हम कहते हैं हिजबुल्लाह, हूती, हमास, तो हमास कोई ऐसा नहीं है कि वो सिया संगठन है, वो है सुन्नियों का, बट वहाँ पर उन्होंने उसके इन्फिल्ट्रेट करके जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके जो चीज़ें की 7 अक्टूबर को, और ये प्योरली एब्सोल्युटली एक ग्लोबल फेनोमेना था, बिकॉज ये चल रहा था ट्रांस मेडिटेरियन। जब हम ट्रांस मेडिटेरियन में कहते हैं तो यूरोप और जो आप रशिया, यूरोप और इसमें यूक्रेन के अंदर की चीज़ें, उसको मेडिटेरियन में शिफ्ट किया गया है, बैटल शिफ्ट। और ये शिफ्ट यहाँ नहीं रुकेगा, शिफ्ट अभी इंडो पैसिफिक में होना है, फिर आर्टिक में जाना है। तो यदि इसको आप पूरे तौर पे देखेंगे तो इजराइल फॉट बैक, और फॉट बैक वेरी हार्ड। उसको अब उसका काम करने का तरीका दूसरा हो सकता है। गाजा के अंदर में जो उसने किया एक छोटे से स्ट्रिप के ऊपर में, उसको तकरीबन 2 साल लग गए जिस तरह से एयर पावर का उसने यूज किया, क्योंकि उसके बूट्स ऑन ग्राउंड उसने आदमी भेजे ना, डिस्ट्रक्शन जिस तरह से गाजा में हुआ है, दैट इज इट्स वे ऑफ डूइंग इट, वो उसका तरीका है। मगर इसके पहले जो भी आए हैं, चाहे गोल्डा मायर के समय जो भी उसके अंदर आए, उन्होंने क्या किया? गाजा में 70% येलो लाइन को एक्सपैंड कर दिया है, उसमें टोटल उनकी कब्जा हो चुका है। वहाँ लथानी रिवर तक चले गए हैं, वो 29 किलोमीटर इन साइड, गुलान हाइट को बढ़ा लिया है। तो इसराइली प्रोस्पेक्टिव में दे हैव अचीव्ड देयर एम, इन मेरा मानना है। ठीक है जयदीप साहब, इसको मैं अगर आपसे समझूं जो सिन्हा साहब कह रहे हैं, ईरान ने इम्पॉसिबल है, अब ईरान को ही लपेट। ठीक है जयदीप साहब, ये इजराइल के वजूद के लिए जरूरी है कि वो इस तरीके से संघर्ष करता रहे। अमेरिका तो आज है कल नहीं रहेगा, इजराइल के वजूद के लिए जरूरी है कि वो अपने फ्रंट पर लड़ता रहे। जी, वो चीज जो सिन्हा साहब कह रहे थे मैं उससे सहमत हूँ कि 3 टाइप के मुकाबले होते हैं, स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल और टैक्टिकल। अगर इसराइल को पिछले 2.5-3 साल में कुछ हासिल हुआ है तो टैक्टिकल विक्ट्रीज है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली अपने आप को वो बहुत कमजोर पोजीशन में देखता है। और इसीलिए कल जब से ये खबर आई है इस एग्रीमेंट के नज़दीक होने की, तो इसराइल के मीडिया में, पॉलिटिक्स में जो मूड है वो काफ़ी मायूसी का मूड है, और वो अपने वजूद को ख़तरे में देखते हैं। क्योंकि बिल्कुल सही है, वो अपनी वजूद की लड़ाई लड़ता है। इसराइल का वजूद टिका हुआ है जेनोसाइड, एथनिक क्लेंसिंग और मास किलिंग पर। तो ये सही बात है, जिसको सिन्हा साहब कह रहे हैं उसका तरीका है, इजराइल्स वे ऑफ डूइंग थिंग्स। दुनिया उसको इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स कहती है। तो उसका जो ये वे ऑफ डूइंग थिंग्स है, ये उसको टैक्टिकल विक्ट्रीज लाता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली इस वक्त इस पोजीशन में है कि जो उसका सबसे मेन बैकर है अमेरिका, कि जिसके पैसे, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल, मिलिट्री बैकिंग पर वो टिका हुआ है। इसराइल का अपना कोई अस्तित्व इंडिपेंडेंट है नहीं,
वो डिपेंड करता है अमेरिका पर। अमेरिका और इसराइल के बीच में इस वक्त बड़ी दरार पड़ गई है और ये उसके इसराइल के वजूद को बड़े खतरे में डालता है। वैसे मैं आखिरी जुमला ये कह दूं, इस मुकाबले में अमेरिका की जनता का वैसे बहुत फायदा हुआ है। ट्रंप का और उसके जो गैंग है उसको तो नुकसान हो रहा है, अमेरिका की जनता का फायदा हो रहा है, क्योंकि इस तरह से ज़ायनिस्ट और इसराइली लॉबी का जो होल्ड है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पर वो कमजोर पड़ा है और पड़ता जाएगा, ठीक कि है। जिसका नतीजा और फायदा अमेरिकी जनता जैदी को साहब, भी मुझे एक बहुत छोटा सा ज्यादा होने ब्रेक वाला है। लेना है, लेकिन जो आखिरी में आपने लाइन कही है इसको मैं सुरेश गोयल सर से समझूंगा कि क्या यही एक बड़ी वजह है जिसके लिए वो कह रहे थे कि अमेरिका और इजराइल कभी अलग नहीं होंगे। तो समझौते की बात तो की जा रही है अमेरिका और ईरान के बीच में, लेकिन सवाल अभी भी कई जस के तस हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। सिन्हा सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले उस मुद्दे पर जिसका जिक्र जैदी साहब कर रहे थे। देखिए, जो जैदी साहब कह रहे हैं और मेरे भी ख्याल से कुछ ना कुछ तो वो थोड़ा सा ईरान के पड़ले की तरफ ज़्यादा झुक करके बातें कर रहे हैं। बट देखिए, ये विन विन सिचुएशन भी होता है और मुझे उम्मीद है कि शायद होगा। कंपल्शन अमेरिका के लिए है, बहुत बड़ा कंपल्शन है और विली नीली इसराइल को भी आना पड़ेगा। यदि अमेरिका उसको नहीं देता तो अमेरिका इसराइल का रीच नहीं है। कहना कि हाँ बाय एयर करेगा, तो उनके पास तो ये 2 सालों से लगे हैं इसके ऊपर में, वो ज़्यादा नहीं खींच पाएंगे। कोई भी इसराइल के ऊपर में जब भी ऑपरेशन किया है इतनी लंबे तक वो नहीं लड़ता रहा है। यदि उसने हमास को ख़त्म करने की कगार पे रख कर दिया, शायद हो जाए। हिजबुल्ला को यदि ख़त्म करना है तो ही हैज़ टू एक्सेप्ट दैट हिजबुल्ला इज़ अ रियलिटी। 28% वहाँ शिया मुस्लिम हैं जी। उसके अलावा जितने भी हैं वो क्रिश्चियंस हैं। वहाँ पर जो डिवाइड है, एंड हिजबुल्ला हैज़ टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, और हिजबुल्ला को समझ में आ रही है क्योंकि लिथानी रिवर तक 29 किलोमीटर तक डीप इनसाइड वो चले गए हैं। वो नहीं छोड़ने वाला है, कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे। और अमेरिका भी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं कि दी शुड नॉट क्रॉस ओवर टुवर्ड्स बैरूत, वो साउथ बैरूत में जाना चाहते थे इसके पहले। तो विली नीली वहाँ, और ऐसा नहीं कि पहली बार गए हैं, ये पहले गए हैं, बाद में समझौता के तहत में वापस आए थे। तो येलो लाइन, और ये रियलिटी है ना, तो वो गोलान हाइट का जो बफर जोन है वो भी पकड़ लिया है सीरिया के अंदर में उन्होंने, तो उनका गेन है। एंड दे हैव टू रियलाइज दैट दे हैव अचीव्ड मोर देन दिस, दे कांट चू मोर देन दिस। वो ईरान को नहीं ले सकते। जैदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बहुत संक्षेप में सर, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। जैदी साहब। जी, मैं बस सीना साहब ने जो बात है कि शायद वो गलती से उनसे एक मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने शेयर कर दी कि देखिए लेबनान की पॉपुलेशन में ऐसा नहीं है कि 28% शिया है, तकरीबन 40% शिया है, उसके बाद तकरीबन 30% जो है वो सुन्नी है। क्रिश्चियंस भी अच्छी तादाद में, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर क्रिश्चियन माइनॉरिटी। एक करेक्शन मैं करना चाह रहा था। दूसरी बात मैं ऐड कर लूं कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि ये पहली बार नहीं है कि वो उन्होंने लेबनान पर कब्जा किया। उन्होंने 1970s से जो है लेबनान में इन्वेड किया, बेरूत पर भी कब्जा पहले कर चुके हैं। और लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि उससे वो छोड़ेंगे नहीं। उस जमाने में 70s और 80s में जब वो इतने पावरफुल थे, 2000 में उन्हें जो है झक मार के छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा वहां से, जो उन्होंने सदर्न लेबनान में अपने लिए सिक्योरिटी जोन बनाया था। यही हिजबुल्ला ने, आज तो हिजबुल्ला और रेजिस्टेंस एक्सेस 2000 के मुकाबले में कहीं ज्यादा पावरफुल है और इसराइल उसके मुकाबले में कहीं ज्यादा कमजोर है। तो पहले जैसे भागा है हार के, इस बार और बुरी तरह से। ठीक है, लेकिन मेरा जो पॉइंट था सुरेश गोयल सर, वो ये कि आपने कहा कि अमेरिका इजराइल को नहीं छोड़ेगा, लेकिन सर अब तक जो इजराइल के बयान आ रहे हैं उसमें इजराइल कह रहा है कि हमने अमेरिका को छोड़ दिया है, हम अपने हिसाब से लेबनान और गाजा पट्टी में अपने ऑपरेशन को आगे चलाएंगे। ये किस तरीके की केमिस्ट्री है सर, जिसका जिक्र अभी जैदी साहब कुछ देर पहले कर रहे थे कि अमेरिका की जो सरकार है, हुकूमत है, सिस्टम है, वहाँ पर भी अलग अलग खेमे हैं और वहाँ पर इजराइल की जो आइडियोलॉजी के लोग हैं वो काफ़ी ताकतवर हैं। क्या वो सबसे बड़ी वजह है सुरेश गोयल सर? सर अनम्यूट दोबारा से। ये कहना बहुत आसान है कि इजराइल इससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा, दिक्कतें आ गई हैं, ये टैक्टिकल गेम से छोड़ करके भागना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। ये 2026 है, ये 1994 नहीं है। ये काफ़ी चीज़ बदल चुकी है। ये आप एक बार ये सोचिए कि अगर अभी तक ये 2 महीने हो गए यहाँ पर ईरान की वॉर में, और इस ईरान की वॉर में 2 महीने के बाद ट्रंप अगर लगातार कहते भी रहे कि भई आप लेबनान पर हमले मत कीजिए, और इजराइल बराबर करता रहता है ये।
अगर ईरान ये कहता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि यूएस का रुख क्या रहता है, ये उनका क्लियर इशारा ये है कि यूएस के लिए ये कहना बड़ा आसान है कि हाँ इजराइल उनकी बात माने और लेबनान पर हमले ना करे। लेकिन जब लेबनान पर हमले होते हैं यूएसए का कोई एक्शन नहीं होता, वो कोई एक्शन ले भी नहीं पाते हैं। जहां तक बात यह है कि सर ये कुछ जो खबरें आती हैं गोयल सर की डोनाल्ड ट्रंप बहुत नाराज हो गए, उन्होंने नेतन्याहू को काफी भला बुरा कहा और उसके बाद फिर कुछ एक्शन लिया गया, ये सब नैरेटिव है सर मीडिया का। एक रिक्वेस्ट है, बात को पूरा होने दीजिए कटने से पहले। तो जो ये कहते हैं कि इजराइल अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है सप्लाईज के लिए, फाइनेंस के लिए, ऐसा नहीं है। इजराइल अपने आप भी वॉर को नेविगेट कर सकता है और वॉर को आगे परपेचुएट कर सकता है। अखबारों में जो खबर आती है वो सही है, खबरें सही, सब ठीक है, लेकिन जो इजराइल की अपनी सिक्योरिटी कैलकुलस है उस सिक्योरिटी कैलकुलस को वो लोग भूल जाते हैं जी। जो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है उसके बारे में भूल जाते हैं। इजराइल का साफ साफ कैलकुलेशन ये है कि अपनी सिक्योरिटी के लिए आउटसाइड रिंग ऐसा बनाना है जिसमें लेबनान भी शामिल होगा, गाजा शामिल होगा, सीरिया का गोलन हाइट शामिल होगा जी। और वहां पर उनकी इजराइल की प्रेजेंस रहेगी। अगर इजराइल ये नहीं करता है और अगर उसको सिक्योरिटी गारंटी नहीं रहती है तो बड़ी अनसर्टेनिटीज है। मैं कहना बहुत मुश्किल है कि इजराइल मान जाएगा ये। और इसीलिए कहता हूं कि ईरान को ये भरोसा नहीं है कि एग्रीमेंट साइन होने के बाद भी ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है सिन्हा सर, बहुत संक्षेप में मुझे डॉक्टर बोरिया के पास भी जाना है। ये जो ईरान और इजराइल के बीच में आमने सामने की जो जंग दिखी है, क्या आपको लगता है कि ईरान ने अपना जो पड़ला है उसको बड़ा साबित किया है? इजराइल के वो तमाम एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल, उनके मुकाबले ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई, उसमें ऐसा नहीं है कि ईरान कहीं कमज़ोर साबित हुआ, या इसके उलट बात है, इजराइल हावी साबित हुआ है ईरान पर? देखिए इजराइल ने जो किया है, जो 12 दिन की लड़ाई में और फिर मिडनाइट हैमर अमेरिका से करवाया, तो उन्होंने क्लेम्स तो बहुत किए कि हमने पूरा का पूरा सेंट्रीफ्यूज उड़ा दिया, हमने पूरे न्यूक्लियर चीज़ें उनको ख़त्म कर दी। फिर करना पड़ा उनको 28 फरवरी को, और ये देखिए उस समय से चला है। 8 अप्रैल के बाद इन्होंने सीज फायर, और आज के दिन में वो इंटैक्ट है। यदि आप 441 केजीज जो 60% इनरिच यूरेनियम है वो वहीं दबा हो भले ही, मगर वह है ईरान में, और मान भी रहे इसमें 9000 केजी इनरिचमेंट है। 3.67 जो कि आपके न्यूक्लियर डील में बात हुई थी इनरिचमेंट की, इसमें भी है कि वो इनरिच करता रहेगा। तो बात यह है कि देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, उसने आप जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लाएंगे, एरियल सुपर, और उन्होंने उसकी काट निकाली है। मिसाइल हिटिंग जो मिसाइल है ईरान के पास में, और खास करके जिसको हम लोग कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, ड्रोन, उन्होंने उसमें महारत हासिल कर ली है। ठीक बात। उसकी ज्योग्राफी उसके पास में है। देखिए यदि आप अपाची को मार देते हैं, F-35 को गिरा देते हैं, 18 बेसिस, तो ये छोटी मोटी बात नहीं है, और ये ईरान की एक बड़ी ताकत है जो इस जंग में दिखी है। एयरफोर्स नहीं है, नेवी नहीं है, मगर उससे महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सर। लेकिन डॉक्टर पूर्णिमा बोरिया, अब अगर 19 तारीख को इस समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी अवाम को क्या एड्रेस करेंगे? क्या वो अपनी उपलब्धि गिनाएंगे कि हमने 100 दिन के आसपास जो ये जंग और तनाव रहा, इसके बाद हमने ये हासिल किया? क्योंकि उनका जो दावा था वो था ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर देना, ईरान की जो ऑयल कैपेसिटी है उस पर पूरी तरीके से कब्जा करना वेनेजुएला की तरह, और वो जो दावा कर रहे थे कि वहाँ जमहूरियत नहीं है, वहाँ हम जमहूरियत लाएंगे, लोगों की हुकूमत होगी। इन तीनों में से क्या हासिल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या एड्रेस करेंगे अमेरिका? मेरे ख्याल से जैसे उन्होंने अभी कॉन्ग्रेचुलेट किया है सबको, वो वापस से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे और कहेंगे कि मैंने फुल्ली ऑथराइज किया था ये कि टोल फ्री ओपनिंग ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मस, वो हर चीज का क्रेडिट लेंगे। पर मैडम वो तो पहले से टोल फ्री था, जंग से पहले भी वो तो वैसा ही था। हाँ, लेकिन अभी वो जो टोल लगाने की बात बीच में आ गई थी, तो उसका भी क्रेडिट लेंगे कि भी मेरी वजह से हुआ है। और वो उन्होंने अभी अपना नेवल ब्लॉकेट जो है उसको हटाया है, तो वो कहेंगे ये मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। लगाया भी उन्होंने ही था। स्टेप लिया। हाँ, लगाया भी उनकी उपलब्धि क्या होगी, हासिल क्या होगा उनका, क्या वो एड्रेस करेंगे? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ।
वो एड्रेस ये करेंगे कि हमारी जीत हुई है, जो कि ईरान भी कर रहा है और इसराइल भी कर रहा है, और बेसिकली ये कहेंगे कि मेरी वजह से विश्व में शांति हो रही है, नहीं तो हम वी वर हेडिंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड वॉर 3। और डॉक्टर बोरिया, आप सहमत होंगे डोनाल्ड ट्रंप के इस तर्क से अगर वो देते हैं तो? अमेरिका में रहकर क्या आपको लगता है कि वो सही कह रहे होंगे जो कह रहे हैं? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं उसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। वो हमारे कमांडर इन चीफ हैं, और वो जो कहें, अगर वो अच्छे के लिए है, विश्व शांति के लिए है, तो आई एम विथ माय कमांडर इन चीफ। लेकिन उनको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इवन मीडिया भी नहीं कर पाता है यहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप अगर अच्छी बात करते हैं, ये उनकी उपलब्धि है या ये मजबूरी है? मैं सोचती हूँ कि वॉर में किसी की कोई उपलब्धि नहीं होती, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ लाइव्स दैट आर टेकन। तो इसमें हार जीत की तो बात ही नहीं है, उपलब्धि की बात नहीं है। मैं ये सोचती हूँ कि टेम्पररी अगर ये इसको हॉल्ट मिला है वॉर को, यही एक उपलब्धि है कि हमने गोयल सर, आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अगर इस समझौते पर साइन अगर हो जाता है और उसके बाद वो अमेरिका को एड्रेस करते हैं, उनके पास कुछ की पॉइंट्स होंगे सर गिनाने के लिए एज ए अचीवमेंट? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प बिलीव्स इन ऑप्टिक्स, तो उनके जो ज्यादातर पॉइंट्स होंगे वो ऑप्टिक्स से रिलेटेड होंगे, और उनका मेन पॉइंट ये होगा कि देखिए, मेरी एफर्ट्स और मेरी कोशिशों की वजह से ये एग्रीमेंट साइन हो गया है। मेरे ख्याल है उसमें वो ईरान के बारे में बोलेंगे कि हाँ, ईरान मान गया है, इजराइल भी मान जाएगा, लेकिन सब्सटेंटिवली क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, बहुत मुश्किल है कहना ये। और क्या वाकई अमेरिका ने कुछ हासिल किया सर इसमें? नहीं, छोटा सा आंसर। ठीक है, इतना ही बहुत होता है सर एक पूर्व राजनीतिक के द्वारा दिया गया जवाब। लेकिन जैदी साहब, अगर समझौता हो जाता है तो ईरान ने क्या हासिल किया? ईरान की क्या उपलब्धि है? मैंने जैसे शुरू में भी कहा था कि ईरान अपने आप को देख रहा है कि दुनिया के स्टेज पर एक वर्ल्ड पावर के तौर पर वो उभरा है, और इसको दुनिया ने तस्लीम किया है। हत्ता अमेरिका में भी जो समझदार लोग हैं, जो खुलकर बात कर सकते हैं, जिनके पर जैदी साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। आपको नहीं लगता कि इस जिसको आप एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर गिना रहे हैं, जो आपके पड़ोस के देश हैं, वहां पर ट्रस्ट डेफिसिट कहीं ज्यादा बढ़ गया हो सकता है आने वाले वक्त में वो एक नई मोर्चाबंदी पर आगे विचार करें? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा है, क्योंकि जो पड़ोस के देश है उसके अंदर जो जनता है वो ईरान के साथ है। कुछ दरबार हैं जो परेशान हैं, और वो भी मजबूरी में आखिर अपने जनता के साथ हो जाएंगे अभी। लेकिन कुछ अहम प्रश्न सामने जरूर हैं इस समझौते को लेकर, इसके अलावा कि वाकई फ्राइडे को साइन होगा नहीं हुआ, ये तो है, लेकिन और भी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ सामने दुनिया के हैं। वो एक उसमें यह है कि इस अग्रीमेंट के साइन होने के बाद अमेरिका और इसराइल के रिश्तों में क्या होगा। क्या इसराइली और ज़ायनिस्ट लॉबी ट्रंप को इस्तीफा देने पर, पद छोड़ने पर मजबूर करेगी? क्या जैसे हमने 1967 में देखा कि इसराइल ने अटैक किया था USS लिबर्टी पर, अमेरिका की एक शिप पर, क्या हम दोबारा कुछ झड़प हत्ता अमेरिका और इसराइल के दरमियान देख सकते हैं? ऐसे और दूसरे बहुत सारे अहम प्रश्न। एक सेकंड जैदी साहब, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। आपने सवाल खड़ा किया, मैं सीधा पहले अनुभव के आधार पर गोयल सर से जवाब ले लेता हूं। गोयल सर, क्या ऐसी कोई संभावना आपको नजर आती है जैसा डर कहीं जैदी साहब को दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल आमने सामने? नहीं, ऐसी मेरे को उम्मीद नहीं है कि आमने सामने होंगे। थोड़ी बहुत दिक्कतें जरूर आएंगी, गाली गलौज होगी, वो उसके लिए ट्रंप माहिर है। गाली गलौज होने के बाद में दोनों फिर साथ में, इजराइल और USA अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है जैदी साहब, आपके सवाल का जवाब मिल गया, आगे बताइए। जी, तो ऐसे अहम प्रश्न है, और दुनिया में जो नया ऑर्डर आपने देखा कि UAE जो इसराइल का प्रॉक्सी माना जाता है इस इलाके में, UAE ने इस्तकबाल किया है इस समझौते का, जबकि उसने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था ईरान पर जो मुख्तलिफ। इसराइल चाहता है कि जंग जारी रहे, खुलकर उसके लीडर्स का बयान है, और यही खतरा फिलहाल है कि इस अग्रीमेंट को साइन होने से रोकने में इसराइल का किरदार हो सकता है, और साइन होने के बाद इसको फेल करवाने में इसराइल का बहुत बड़ा किरदार हो सकता है। लेकिन जो भी वो कोशिश जैदी साहब उसी के नुकसान में खत्म होगा। सिन्हा सर, ये जो मोर्चाबंदी अरब देशों की, क्या आपको लगता है कि वाकई नए सिरे से हो सकती है? क्योंकि इस जंग के दौरान उन्होंने देखा कि भाई अमेरिका के भरोसे तो हम नहीं रह सकते। क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, एक लेसन के तौर पर, एक एक्सपीरियंस के तौर पर अरब देशों की?
ये रियलाइजेशन तो उनको हो चुका है और ज़मीन के ऊपर भी ये उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, एक खबर ये आई थी, यूएई ने तकरीबन $3 बिलियन, ये खबर ज़्यादा नहीं चली मीडिया में, उन्होंने दिया है ईरान को। इसके अलावा उनके ऊपर उन्होंने नहीं, सेकंड रिट्रीब्यूशन अपाची के गिरने के बाद नहीं किया। यूएई है और दूसरा है आपका कतर, सेम कतर ने भी दिया है। और कतर का सबसे बड़ा जो पार्स ऑयल फील्ड है ना, वो नॉर्थ वाला है, वो तो ईरान के पास में। मतलब आप कह रहे हैं इन दोनों देशों ने ईरान को पैसा दिया कि भैया हमें बख्श दो, कि उनके साथ ईरान के साथ अच्छे संबंध हों। तो ऐसा ही कुछ है, ये इनसाइड स्टोरीज हैं और पॉसिबिलिटीज भी हैं। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि उन्होंने कह दिया कि आप दादा हैं ये करेंगे। उन्होंने अपने तरीके से, ये भी खबर आई थी, यूएई ने भी फायर किया था उनके बंदर अब्बास के ऊपर में, उनके एयरफोर्स ने भी किया। तो ये दोनों चीज़ हैं, ये रियलाइजेशन ईरान को भी है, इसलिए वो गुहार लगा रहे हैं सभी पर कि हम लोग सारे मुस्लिम देश एक साथ हो जाएं। ठीक है। और ऐसा भी गुहार आया ईरान से। डॉक्टर बोरिया, अगर ऐसा है जैसा सिन्हा सर कह रहे हैं, पर्शियन और जो अरब की डिवाइड है वो खत्म क्या आपको नहीं लगता कि इससे अमेरिका की जो क्रेडिबिलिटी है वो थोड़ी कम होती है अरब देशों में? क्रेडिबिलिटी तो देखिए, अमेरिका की जो बयानबाजी हो रही है उससे कम हो रही है, ताकत के हिसाब से नहीं हो रही है, पर जो बयानबाजी कर रहे हैं ट्रम्प, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका पहली बार थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है इन द ग्लोबल स्टेज। और उसके लिए तो देखिए, बयानबाजी कई बार इसलिए भी होती है बिकॉज यू वांट टू डिरेल द पर्सन, यू आल्सो वांट टू नॉट शो ऑल योर कार्ड्स। ये भी एक जरूरी बात हो जाती है। मैडम, जहां आपने एयरबेस बनाए, जिन देशों को आपने सुरक्षा की गारंटी दी, अगर वो आप पर भरोसा ना करके जिससे आप लड़ रहे हैं उसी को पैसे पहुंचा रहे हैं कि भैया हमें बख्श देना, तो आप समझिए, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, ताकतवर मुल्क के साख पर कितना बड़ा सवाल है। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए दुनिया का 1/5 ऑयल जाता है। एक ये इकोनॉमिक रीजन भी है, सिर्फ वॉर ही नहीं है, बहुत सारे रीजन हैं जिससे कि देशों को क्षति पहुंच रही है। अब वो अपने अपने देश को बचाने में लगे हैं, और उसमें अगर वो ईरान का साथ लेते हैं या इजराइल का साथ लेते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। वो लोग वो कर रहे हैं जिससे कि उनको बेनिफिट हो, उनको इस वॉर में घसीटा जा रहा है। जयदी साहब, ये क्या आपदा में अफसर ढूंढ लिया क्या आपने? जयदी साहब जी, सबसे पहले मैं ये इस बात को मैं करेक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं। ईरानी ऑफिशियल्स ने इसको ऑफिशियली डिनाई किया है। ये जो खबर छेड़ी गई थी, ईरान इंटरनेशनल जो कि एक जायनिस्ट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के ऑफिशियल्स ने डिनाई किया है कि कोई भी पैसा रिसीव हुआ है यूएई से या और किसी भी देश से। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो यहाँ के जो खाड़ी के जो अरब दरबार है, सुल्तान है, उनको ये बात समझ में आना शुरू हो गई है कि हज़ारों किलोमीटर दूर किसी बदमाश के बलबूते पर वो बाकी नहीं रह सकते। यहीं पड़ोस में मिलकर दोस्ती से, भाईचारगी से रहना होगा। और ये एग्रीमेंट जब अप्लाई होती है, अगर और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त होती है, तो वो नया दौर यहाँ दोस्ती, भाईचारगी, अमन, अमान और तरक्की और इकोनॉमिक प्रोग्रेस मजीद यहाँ पर शुरू होने जा रहा है। सब उसका इंतजार कर रहे हैं और सबको उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं। गोयल सर, आपको ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है सर? मतलब एक तरफ अमेरिका की बात मानने से इजराइल इनकार कर रहा है और दूसरी तरफ अरब देशों को लगता है कि नहीं, ईरान के साथ ही हो लिया जाए। देखिए, ये ईरान और अरब देशों की जो, अरब मुल्क नहीं, अरब जी कौम, हाँ, अरब कौम और पर्शियन कौम, इसके तो किस्से तारीख में काफी सदियों पहले से चले आ रहे हैं। पर्शियन अरब रिवैलरी, और ये जो पर्शियन अरब के जो रिवैलरी है, कन्फ्रंटेशन है, ये खत्म होने वाला मेरे को नजर नहीं आता है। टैक्टिकली वो एडजस्ट कर लेंगे, कुछ देर के लिए शांत हो जाएंगे, लेकिन आपस का जो टकराव है वो बंद होने वाला नहीं है। जो अगर अमेरिका के साथ में हुए थे, अगर सऊदी अरेबिया इजराइल से सिक्योरिटी अलायंस करता है, उसकी वजह यही थी कि उनको ईरान से ज्यादा खतरा नजर आ रहा था बजाय इजराइल की। अब मैं ये कहूंगा कि आप अब की बात देखते हुए उनको दिक्कत ये है कि ना तो उनको यूएसए का भरोसा है और ना रूस का भरोसा है, चीन तो बीच में पड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए जो स्टेबिलिटी है गल्फ की, वो सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गई है कि वहां पर एक मिलिट्री स्टेबिलिटी हो जाएगी, जिसके बीच में कोई क्या करेगा क्या नहीं करेगा किसी को पता नहीं है। ठीक बात। जयदी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत संक्षेप में? जी,
जी बस बहुत ही शॉर्ट में, जी गोयल साहब का सम्मान रखते हुए बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये ओरिएंटलिस्ट स्टीरियोटाइप्स हैं कि अरब और पर्शियन मैच नहीं कर सकते। इस वक्त जो इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस के ज़्यादातर जो उसके भाग हैं वो अरब हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे वो अंसारुल्लाह हो यमन में, चाहे वो हमास हो, चाहे वो इराक का हश्द शाबी हो। तो ज़्यादा अरब आपको नजर आएंगे इस्लामिक रेजिस्टेंस एक्सिस में, जिसकी लीडरशिप ईरान के हाथ में। गोयल सर ये मुस्कुरा रहे पुराना हैं। जो है ओरिएंटलिस्ट, ये पुराना जमाने की बातें हैं, ये सब जो है ये जमीनी हकायक जो है इसको डिस्प्रूव कर चुके हैं। ये सब जहनी ये जयदी साहब, गोयल साहब imagination मुस्कुरा रहे हैं जब आप ये ऐसा नहीं दलील दे रहे अगर हैं। नहीं जी, नहीं मैं दलील नहीं दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर जैदी साहब सही कह रहे हैं कि ये मैं भी ऐड करूंगा। हिस्टोरिकल रियलिटी चेंज हो गई है, बड़ी अच्छी बात है। हाँ। भारत के लिए तो जिसके रिश्ते अरब देशों से भी अच्छे हैं बिल्कुल। और ईरान से भी अच्छे हैं, हमारे लिए तो अच्छा है ये। अच्छा ही है, बिल्कुल ठीक बात। दिक्कत तो यूएसओ को होगी। जी। सिन्हा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुस्लिम ब्रदरहुड वाली जो कहानी है ये कभी नहीं, ये मान के चलिए ये कभी नहीं। और गोयल साहब एब्सोल्युटली सही बात कर रहे हैं। मैं तो नहीं देखता अरब और पर्शियन का जो डिवाइड इतना डीप है, और ये मजहबी तरीके से ही डीप है। ठीक ये है। नहीं हो सकते। यहाँ नहीं डॉक्टर रह बोरिया, सकते, दो समझौते कौमें पर मिलकर साइन हो पाकिस्तान के पाएंगे अंदर क्या, नहीं रह और सकते, क्या भारत समझौता में आगे नहीं बढ़ रहते। पाएगा? फाइनल कमेंट बहुत संक्षेप में। ऑप्टिमिज्म इज अ फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट। मुझे लगता है इसका अचीवमेंट होगा, यही कहना चाहूंगी मैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उम्मीद आप करिए चारों सारा का संकट- जुड़ने के लिए। और जो खबरें बीते 24 घंटे में आई हैं, उसके बाद जो कई बड़े सवाल अभी भी जस के तस हैं, उन सवालों का जवाब अपने अनुभव के आधार पर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।